हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप कि आप बहुत अच्छे होंगे। और आज हम पढ़ लेते हैं बीएससी 5th सेमेस्टर फिजिक्स का एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, लाप्लास रंगे लेंस वेक्टर क्या होता है और किस तरह से इसको ड्राइव किया जाता है। आज सब कुछ इस लेक्चर में कवर करने वाले हैं। एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है तो छोड़ना बिल्कुल नहीं है। यूनिट 4 है सेंट्रल फोर्स और पेपर फर्स्ट का तो आपको नाम एक ज़माने से याद है, क्लासिकल एंड स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स। चलिए साहब, फिर मैं स्टार्ट कर दूं अपना टॉपिक। क्या टॉपिक है हमारा? अरे भैया क्या टॉपिक है हमारा? लाप्लास। ठीक है बेटे, लाप्लास। ओके ओके ओके, रंगे लेंस। ठीक है, लाप्लास रंगे लेंस वेक्टर। ओके सर, ओके 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 ओके, लो सर। चलिए, अच्छा होता क्या है? ठीक है, तो लाप्लास रंगे लेंस वेक्टर क्या होता है और ये किस काम में आता है, पहले ये जान लेते हैं। तो अब सूर्य को क्या मानते हो? अरे भाई, सूर्य को सूर्य मानते हैं। सूर्य एक तारा होता है जिसके चारों ओर कक्षा में पृथ्वी चक्कर लगाती है भाई। बस यही चीज LRL बताता है। कैसे? इस टाइप से। सबसे पहले मैं एक सूर्य बना लेता हूं। हाँ भाई सर, आपने एक सूर्य बना दिया। ठीक है, लो सर मैंने सूर्य बना दिया। अब इस सूर्य के चारों ओर एक कक्षा मैंने बना दी है। ध्यान से देखना बेटे। और इस कक्षा में क्या करेगी? ये पृथ्वी मोशन करेगी, चक्कर लगाएगी। अच्छा, करेगी नहीं करेगी? नहीं करेगी, पक्का चक्कर लगाएगी। अब इसकी आकृति क्या है, यानी कि इस कक्षा की आकृति क्या है, इस कक्षा का ओरिएंटेशन क्या है, यानी कि अभिविन्यास क्या है, इन चीजों की व्याख्या करने के लिए LRL वेक्टर का यूज किया जाता है। भैया समझ में आ रहा है ना? यानी कि पृथ्वी सूर्य के चारों ओर जिस कक्षा में चक्कर लगाती है, उसकी आकृति, उसका ओरिएंटेशन कि यार पृथ्वी इस टाइप से चक्कर लगाएगी या पृथ्वी इस टाइप से चक्कर लगाएगी या पृथ्वी इस टाइप से चक्कर लगाएगी, इस चीज की व्याख्या करने के लिए लाप्लास रंगे लेंजे वेक्टर का हम यूज करते हैं। तो क्लासिकल मैकेनिक्स में LRL एक ऐसा वेक्टर होता है, ठीक है, जो किसी खगोलीय पिंड की किसी दूसरे पिंड के चारों ओर कक्षा की आकृति और ओरिएंटेशन का वर्णन करता है। समझ गए चीज को? मैं यही लाइन लिखने वाला हूं। यानी कि क्लासिकल मैकेनिक्स में, ओके सर, क्लासिकल मैकेनिक्स में मेरी बातों को ध्यान से सुनना। क्लासिकल मैकेनिक्स में, ठीक है भैया, क्लासिकल मैकेनिक्स में, ठीक है, LRL वेक्टर शॉर्ट में लिख दिया मैंने, आप पूरा लिखना LRL वेक्टर। अबे जब शॉर्ट में काम चल जाए तो लॉन्ग में क्यों जाए मैं? क्लासिकल मैकेनिक्स में LRL वेक्टर, ठीक है, एक ऐसा वेक्टर होता है, एक ऐसा वेक्टर होता है। ओके सर, एक ऐसा वेक्टर होता है, ठीक है, जो किसी खगोलीय, ठीक है, जो किसी खगोलीय, ओके, जो किसी खगोलीय पिंड की, ठीक है, किसी दूसरे पिंड के चारों ओर, ठीक है, के चारों ओर किसी दूसरे पिंड के चारों ओर की कक्षा की आकृति तथा अभिविन्यास, जिसको आप बोलते हो इंग्लिश में ओरिएंटेशन, चलो मैं इंग्लिश में दे रहा हूं, ओरिएंटेशन का वर्णन करता है, ठीक है। ये होता है हमारा लाप्लास रंगे लेंस वेक्टर। तो क्लासिकल मैकेनिक्स में, ठीक है, क्लासिकल मैकेनिक्स में LRL वेक्टर एक ऐसा वेक्टर होता है जो किसी खगोलीय पिंड की किसी दूसरे पिंड के चारों ओर की कक्षा की आकृति, किसी दूसरे पिंड के चारों ओर की कक्षा की आकृति तथा ओरिएंटेशन का वर्णन करता, ठीक है। अब मैं इसका ना डेराइव यानी कि डेरिवेशन प्रूफ कर देता हूं। चलिए करके देखते हैं एक बार। सबसे पहले मान लो, माना, चलो मैं डाल दूं हेडिंग डेरिवेशन। ओके 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 ओके, इसका हम डेरिवेशन करके देखते हैं एक बार। चलिए, डेरिवेशन, ठीक है भैया, डेरिवेशन, ये मेन पॉइंट है। मान लो, माना एक पार्टिकल, यहां पृथ्वी को मैं पार्टिकल मान लूंगा और एक लाइन में इसमें और लिखवा दूं, जैसे मैं लिख दे रहा हूं, जैसे किसी तारे के चारों ओर घूमता गिरे, जैसे किसी
तारे के चारों ओर, तारे के चारों ओर घूमता गिरे। एग्जाम्पल और काम का है, चारों ओर घूमता गिरे, ये रह गया तो ये मैंने भी लिखवा दिया, ठीक है, घूमता गिरे, ठीक है, लाइन पे फोकस करना, जैसे किसी तारे के चारों ओर घूमता गिरे, ठीक है, ओके ओके ओके। अब इसका डेरिवेशन कैसे करोगे आप, बहुत लंबा पॉइंट है। तो सबसे पहले मान लो, माना m द्रव्यमान का एक पार्टिकल, माना m द्रव्यमान का एक पार्टिकल, ठीक है, सेंट्रल फोर्स के अंतर्गत गति कर रहा है, ये मुझे मानना पड़ेगा। माना, लाइन पे ध्यान देना, m द्रव्यमान का एक पार्टिकल है, माना m द्रव्यमान का एक पार्टिकल, ठीक है, m द्रव्यमान का एक पार्टिकल, ठीक है, सेंट्रल फोर्स, लाइन पे ध्यान देना बेटे, सेंट्रल फोर्स के अंतर्गत गति करता है, सेंट्रल फोर्स के अंतर्गत गति करता है, ओके ओके, गति करता है। तब देखो, तब सेंट्रल फोर्स का एक छोटा सा फॉर्मूला आता है एफ वेक्टर, और इस एफ वेक्टर को आप लिख सकते हो एफ आर, ठीक है, मल्टीप्लाई आर कैप। और आर कैफ की वैल्यू आपको पता होनी चाहिए, क्योंकि हर चीज की वैल्यू होती है, किसी भी चीज को आप नेगलेक्ट नहीं कर सकते। आर कैफ अपॉन आर वेक्टर, यानी कि आर कैफ बराबर आर वेक्टर अपॉन आर। इक्वेशन नंबर फर्स्ट हमारी हो गई, ठीक है, इक्वेशन नंबर फर्स्ट हमारी ये हो गई है। अरे वाह क्या बात है। एफ वेक्टर को आप लिख सकते हो एफ आर, आर कैफ की आप जगह आप लिख सकते हो आर वेक्टर अपॉन आर, बिकॉज आर कैफ क्या होता है, एक यूनिट वेक्टर होता है। ये पता होना चाहिए आपको, बीएससी 5th सेमेस्टर में पढ़ रहे हो, फर्स्ट सेमेस्टर, सेकंड, थर्ड, अरे पढ़ के आए हो भाई, लास्ट ईयर में हुआ। चलिए देखते हैं आगे। अभी अब न्यूटन का सेकंड लॉ आपसे क्या कहता है भैया, वो भी हमसे कुछ ना कुछ कहता है, न्यूटन के द्वितीय नियम से, न्यूटन के द्वितीय नियम से, ओके सर, ओके, न्यूटन के द्वितीय नियम से वो कहता है हमसे कि मैं भी हूँ भैया, मैं भी हूँ, मेरी भी राज रख लो, एफ वेक्टर बराबर डीपी वेक्टर अपॉन dt, संवेग परिवर्तन की दर आरोपित बाह्य बल के बराबर होती है। अब आपको पता है कि यार एफ वेक्टर जो है वो एफ आर आर वेक्टर डॉट आर के बराबर है, तो आप एफ वेक्टर की जगह इसकी वैल्यू भी रख सकते हो, यानी कि मैंने शॉर्टकट मार दिया, एफ आर आर वेक्टर अपॉन आर लिख सकते हो समीकरण 1 से, पर मैंने लिखा नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। इक्वेशन नंबर हमारी बन गई 2, ठीक है, इक्वेशन नंबर हमारी बन गई 2। तो एफ वेक्टर डीपी वेक्टर अपॉन dt इक्वल टू, क्योंकि एफ वेक्टर इसके बराबर है और एफ वेक्टर इसके बराबर भी है, इसका मतलब है ये दोनों आपस में कैसे हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। इतना तो आप समझ गए होंगे, क्लियर, ठीक है। चलिए अब आगे मैं एक पॉइंट और लिखवाने वाला हूं, बड़ा स्पेशल पॉइंट है। मैं कंसीडर करूंगा, मैं मान लूंगा, माना एक वेक्टर और लेता हूं मैं, और वो वेक्टर लूंगा मैं बी वेक्टर, माना एक वेक्टर, ठीक है, माना एक वेक्टर, इसका नाम दूंगा मैं, माना एक वेक्टर वी वेक्टर है, बी वेक्टर, माना एक वेक्टर, क्या माना है मैंने, बी वेक्टर है, ये मैंने मान रखा है, ठीक है। चलिए इसको मैं इरेज कर दूं, आप यहां तक का स्क्रीनशॉट लेना, काम की चीज है आपके भाई ये, ठीक है, समझा दिया मैंने इसको। चलिए माना एक वेक्टर वी वेक्टर है, तब इस बी वेक्टर को मैं लिख सकता हूं यहां पर पी वेक्टर, फोकस करें, पी वेक्टर क्रॉस एल वेक्टर। अब सर ये पी वेक्टर क्रॉस एल वेक्टर क्या है, तो पी वेक्टर जो होता है वो लीनियर मोमेंटम होता है, एंड एल वेक्टर जो होता है वो एंगुलर मोमेंटम होता है, यानी कि पी वेक्टर क्या है, रेखीय संवेग होता है, और एल वेक्टर क्या होता है, कोणीय संवेग होता है, ठीक है। पी वेक्टर रेखीय संवेग, एल वेक्टर कोणीय संवेग, दोनों का मैंने क्रॉस मल्टीप्लाई करा है, ठीक है सर। अब क्या करोगे, अब कुछ नहीं करना है, टी के सापेक्ष हमें क्या कर देना है, अपकलन कर देना है, ठीक है, टी के सापेक्ष अपकलन करने पर, ओके सर, ओके, टी के सापेक्ष अपकलन करने पर, अरे भैया सर टी के सापेक्ष अपकलन करोगे, टी के सापेक्ष अपकलन करने पर देखो मैं कर रहा हूँ डी वी वेक्टर, ठीक है सर, अपोन में क्या जाएगा मेरे पास, डी टी आ जाएगा, और यहाँ भी डी अपॉन डी टी, थोड़ा सा बड़ा तो होगा पर मज़ा आएगा करने में इसको, यार बड़ा छोटा सा डेरिवेशन है, सिंपल सा, आराम से कवर कर लोगे, ठीक है। अच्छा मैं क्या करूंगा, पहले मैं फर्स्ट को लिख लूंगा ऐसे ही, मैं सेकंड का करूंगा, ध्यान देना क्रॉस है ये, क्रॉस में अगर आपने आगे पीछे करा तो साइन चेंज हो जाएगा, ये कोई स्केलर मल्टीप्लाई नहीं है, ये क्या है, क्रॉस प्रोडक्ट है, और क्रॉस में इन दोनों को आगे पीछे करने पे साइन चेंज हो जाता है, चिन्ह बदल जाता है, तो ये आ जाएगा मेरे पास डी एल वेक्टर अपॉन के डी टी, ठीक है, ठीक है, प्लस के, अब मुझे करना है डी पी वेक्टर का, और डी टी
एल वेक्टर में ऐसे लिख लूंगा, ठीक है, ये ध्यान देना। मैंने ऐसे करा है, पहले मैंने पी वेक्टर को लिख लिया, एल वेक्टर कर दिया, यानी कि सेकंड कर दिया, फिर मैंने फर्स्ट का करा, सेकंड को मैंने ऐसे लिख दिया, ठीक है। फर्स्ट सेकंड वाला इसमें फॉर्मूला मैंने लगा दिया, बहुत समय से आप पढ़ते आ रहे हो। चलिए, अब आपको पता है कि सेंट्रल फोर्स के अंतर्गत किसी भी पार्टिकल का एंगुलर मोमेंटम 0 होता है। सोचने वाली बात है यार, घबराओ मत यार, तुम तो अभी से घबरा रहे हो। यानी कि आप इसको ऐसे ही बोल सकते हो कि इनवर्स स्क्वायर फोर्स, यानी कि व्युत्क्रम वर्ग बल के अंतर्गत कोणीय संवेग कितना होता है, नियत रहता है, यानी कि 0 होता है, ऐसे बोल लो। चलो मैं देखता हूं जरा अभी, यानी कि व्युत्क्रम वर्ग बल के अंतर्गत, ठीक है, अंतर्गत कोणीय संवेग नियत रहता है। कोणीय संवेग कैसा रहता है बेटा, नियत रहता है। फोकस करना लाइन पर, नियत रहता है। अच्छा सर, कोणीय संवेग नियत रहता है, तो यहां क्या हो रहा, कोणीय संवेग में क्या हो रहा, परिवर्तन हो रहा, तो ये तो नियत रहता है, तो ये तो 0 हो गया। जब 0 की मल्टीप्लाई पी वेक्टर से करोगे रहता है, अर्थात मैं यहां पर लिख सकता हूं कि जो मेरे पास डी एल वेक्टर अपॉन डी टी होगा वो कितना होगा बेटा, 0 होगा, ठीक है। यानी कि कोणीय संवेग नियत है, कोणीय संवेग में परिवर्तन होगा ही नहीं। अरे तो ये 0 हो गया, पूरा टर्म कैसा हो गया, 0 हो गया हमारा। अब भैया हमें क्या मिलता है, डी पी वेक्टर अपॉन डी टी मिला, और गुणा में मिला मुझे एल वेक्टर। ओके ओके। अच्छा, समीकरण 2 किस काम में आ गई, जो ये हमने समीकरण 2 बनाई है, ये कोई बेवजह में बनाई है, नहीं बनाई है बिल्कुल भी। तो जो ये डी पी वेक्टर अपॉन डी टी है, इसकी जगह ये पूरी वैल्यू उठा के रख दोगे, काम हो जाएगा। चलिए रखता हूं मैं, फ्रॉम इक्वेशन 2, जिसे आप बोलते हो समीकरण 2 से, समीकरण 2 से जब मैं डी पी वैक्टर अपॉन डी टी की वैल्यू उठा के रखूंगा, इतनी इतनी कितनी, तो ये आगा एफ आर, और मेरे बच्चे ये आगा आर वेक्टर अपोन में आर आ जाएगा, और मल्टीप्लाई एल वेक्टर ये रहेगा। मल्टीप्लाई लेना है क्रॉस से, ये बेटा ये धुआं निकाल देगा बड़े बड़े अच्छों का। चलिए, एल वेक्टर जो होता है ना कोणीय संवेग, वो रेखीय संवेग का गुण होता है, ये पता है तुम्हें। जो पी, जो तुम्हारा एल वेक्टर होता है वो आर वेक्टर क्रॉस पी वेक्टर होता है। बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर में भी मैंने पढ़ा रखा है इस चीज को। जो कोणीय संवेग होता है वो रेखीय संवेग का अगुण होता है। मतलब आप यहां लिख सकते हो एफ आर, आर वेक्टर क्रॉस आर मल्टीप्लाई आर वेक्टर क्रॉस पी वेक्टर। ये किसकी वैल्यू है, एल वेक्टर की वैल्यू है, क्योंकि रेखीय संवेग का गुण होता है कौन, एंगुलर मोमेंटम, कोणीय संवेग जो होता है हमारा। चलिए यहां तक का अगर स्क्रीनशॉट ले लिया तो मैं इसको इरेज कर दूं, चलो कर दे रहा हूं भाई मैं इसको इरेज। ओके 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 सर, ओके ओके, इजी है, इतना डिफिकल्ट पॉइंट नहीं है। जिसको आप समझते हो यार बड़ा डिफिकल्ट है, वो इतना डिफिकल्ट होता नहीं है, ठीक है। जब ओके ओके ओके, चलिए देखते हैं। अब इसकी कोई वैल्यू बची हुई नहीं, क्योंकि हमारा मान यहाँ आ गया। नज़र हटी दुर्घटना घटी, थोड़ी बहुत भी अगर मिस्टेक हो गई तो पूरा डेरिवेशन गड़बड़, ठीक है। चलिए, अब पी वेक्टर की जगह आप लगा सकते हो एम भी, क्योंकि तुम्हें पता है कि जो रेखीय संवेग होता है वो पी बराबर एम भी होता है, तो पी वेक्टर की जगह आप एम भी लगा दो। चलिए, इसको मैं बराबर का चिन्ह लगा के एफ आर लिख देता हूँ, ठीक है। यहाँ पर मैं आर वेक्टर अपॉन आर कर देता हूँ, क्रॉस में मेरे पास ऐसे रहेगा आर वेक्टर एम भी वेक्टर, ठीक है। ओके ओके। अच्छा, मैं एम कांस्टेंट है तो इसको मैं पहले लिखता हूँ, एम कांस्टेंट है, इसको मैं पहले लिख ले रहा हूँ, निकाल ले रहा हूँ, क्योंकि इसका तो भैया कुछ होगा नहीं, ना अपकलन होगा ना समाकलन होगा। एम को बाहर निकाल दो, एम आ गया, एफ आर आ गया, आर वेक्टर अपॉन आर आ गया, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। क्रॉस हमारे पास ऐसे ही रहेगा। अब ये जो आर वेक्टर है ये मैं ऐसे लिखूंगा, और जो ये मेरे पास भी वेक्टर है ये मेरे पास डेटा बचा डेटा। अब क्या क्या चीज़ें मुझे बाहर निकालनी है, एम एफ आर आर, इन सबको मैं बाहर कर लूँगा। मेरे पास कुछ बचेगा एम एफ आर अपोन में कितना आ जाएगा, खाली आर बचेगा। इधर रह गया आर वेक्टर, क्रॉस में आर वेक्टर, और मल्टीप्लाई वी वेक्टर को मैं लिख लूँगा आर डॉट वेक्टर। आप डॉट वेक्टर के ऊपर लगा सकते हो या नीचे भी लगा सकते हो, क्योंकि तुम्हें पता है जो वी जो तुम्हारे पास वेग होता है वो विस्थापन परिवर्तन की दर को हम वेग कहते हैं।
ठीक है। तो इसको आप v को आप लिख सकते हो r डॉट वेक्टर भी लगा सकते हो उसको, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, ऐसा लिख लेते हैं, ये पता होना चाहिए आपको। जिस तरह से मैं dp अपॉन dt को लिख सकता हूं p डॉट वेक्टर, उसी तरह से आप dr अपॉन dt को r डॉट वेक्टर लिख सकते हो। इसका काम हटाओ, बहुत से डेरिवेशन आपने पहले पढ़ रखे हैं, ठीक है, चाहे लैग्रांजियन थ्योरम में हो, हैमिल्टन थ्योरम में हो, ये बहुत सी चीज़ों में आपने पढ़ रखा। चलिए, कहानी जो मोड़ लेती है ना, असली कहानी जो मोड़ लेती है वो यहीं से मोड़ लेती है। अब सोच लो, अब यहीं से आगे को हल करना बड़ा डिफिकल्ट पॉइंट होता है। चलिए मैं करवा के देखता हूँ इस चीज़ को, घबराने वाली क्या बात है। देखो, सबसे पहले मुझे एक फॉर्मूला आपको लिखवाना है कि यार ए वेक्टर जो होता है क्रॉस बी वेक्टर मल्टीप्लाई सी वेक्टर। अगर 3 वेक्टर है, तीनों का मुझे क्रॉस प्रोडक्ट निकालना तो मैं कैसे निकालूंगा। सबसे पहले मैं लिखूंगा यहाँ पे ए वेक्टर, ठीक है, कि मल्टीप्लाई करूंगा सी वेक्टर से, डॉट सी वेक्टर। इसको मैं ऐसे लिख लूँगा, इससे नहीं बोलना है, ऐसे करके, फिर माइनस के, ध्यान देना, फिर माइनस के ए वेक्टर डॉट वी वेक्टर, और फिर मैं सी वेक्टर ऐसे लिख लूँगा। क्या ये समझ में आया? ये फॉर्मूला ये मैंने अपने पास से लिखवाया नहीं लिखवाया, ये रूल है यार, ये रूल के अकॉर्डिंग चलना है आपको भी। तो ए वेक्टर डॉट बी, ए वेक्टर डॉट सी वेक्टर आ गया, बी वेक्टर ऐसे लिखेंगे, और फिर ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर और सी वेक्टर ऐसे लिख लेंगे। एम राइट? ओके। चलिए, इसको आप ए वेक्टर मान लो, इसको आप बी वेक्टर मान लो, इसको आप सी वेक्टर मान लो। ये पॉइंट बहुत पेचीदा होता है, तोड़ा मोड़ा, घुमाया फिराया, हिलाया झुलाया, फिर भी कुछ असर नहीं आया। लास्ट में फिर एक कील की तरह उस पेंच को ठोकना पड़ा है। चलो देखते हैं, ऐसे लिख लेते हैं इस चीज़ को हम, एम लिखते हैं, एफ लिखते हैं, ठीक है, आर लिखते हैं, अपॉन में फिर से आर लिखते हैं। अब मल्टीप्लाई करता हूं मैं, देखो आर वेक्टर, सबसे पहले ए वेक्टर की बी वेक्टर से, पहले ए वेक्टर की सी वेक्टर से, चलो आर वेक्टर की डॉट मल्टीप्लाई करी मैंने किससे, आर डॉट वेक्टर से, और मैंने ये वाला वेक्टर ऐसे लिख लिया, ठीक है। फिर मैंने इसकी मल्टीप्लाई इससे करी, आर वेक्टर डॉट आर वेक्टर, और फिर मैंने आर डॉट वेक्टर ऐसे लिख लिया। एम राइट? ओके। चलो, एम एफ आर में ऐसे लिखूंगा, ये वाला मैं आर ऐसे लिखूंगा, वेक्टर से वेक्टर गायब कर दूंगा, आर डॉट आ जाएगा मेरे पास ये, ठीक है, आर डॉट आ जाएगा, ठीक है। ध्यान देना, यहां मेरे पास खाली बचेगा आर वेक्टर। अब एम राइट? माइनस के, आपको पता है कि आर वेक्टर डॉट आर वेक्टर, आर स्क्वायर कोस 0 हो जाएगा तो आर स्क्वायर हो जाएगा ये, ठीक है। यानी कि एक वेक्टर का सेल्फ के साथ मल्टीप्लाई जो होती है वो उसके स्क्वायर के बराबर होता है ना, उसके वर्ग के बराबर होता है। तो आर स्क्वायर आर डॉट वेक्टर, ठीक है। ये इतना डेटा मेरे पास आ गया। अरे यार, ये फॉर्मूला याद कर लेना, समझ गए होगे जिसको, मुझे ज़्यादा समझाने की जरूरत है नहीं। ओके, चलिए अब क्या करूँगा मैं, अब इसमें एक उपाय करूँगा, मुझे आर स्क्वायर कॉमन लेना है, वो भी माइनस के आर स्क्वायर कॉमन लूंगा तो ये प्लस का हो जाएगा, ये वाला माइनस का हो जाएगा। चलिए, मैंने माइनस के आर स्क्वायर कॉमन लेके देखा, ये फॉर्मूला उठा के यहाँ लिख लेना, ठीक है। तो मेरे पास जब मैंने माइनस के आर स्क्वायर कॉमन लिया तो मेरे पास एम ऐसी रहेगा, एफ आर ऐसी रहेगा, अपॉन में आर ऐसी रहेगा, और आर स्क्वायर मैंने यहाँ से कॉमन ले लिया है, वो भी माइनस के कॉमन लिया है, तो ये मैं पहले लिख लूँगा आर डॉट वेक्टर और माइनस के आर डॉट, यानी कि ऐसे लिख लो आर डॉट और आर वेक्टर, ठीक है। अपॉन में कुछ नहीं है, अपॉन में मेरे बच्चा कुछ नहीं है, अपॉन में कुछ है कुछ नहीं है, ये मैंने ऐसे कर दिया, ठीक है, ये मैंने ऐसे कर दिया तो कर दिया। अब भैया अब क्या होगा, अच्छा एक भारी मिस्टेक हो रही है, जल्दी बताओ क्या मिस्टेक हो रही है। अबे जब आर स्क्वायर यहाँ से कॉमन लिया तो यहाँ भाग नहीं करोगे आर स्क्वायर से, है भाई, तो यहाँ भाग नहीं होगी आर स्क्वायर से, हाँ भाग हो गई। अब ये जो मैंने आर स्क्वायर कॉमन लिया है ना, ये मत सोचिए कि मैं इससे ये वाला आर काट दूंगा, कोई बात नहीं है काट दो, लेकिन मैं इस आर से अंदर मल्टीप्लाई कर दूंगा कुछ इस फॉर्म में, माइनस के एम एफ आर का स्क्वायर ऐसी रहेगा, और जब मैंने आर से मल्टीप्लाई कर दी तो यहाँ मेरे पास अपॉन में आर आ जाएगा, और फिर जब आर से मैं एक अपॉन आर से यहाँ भी भाग करूंगा, यहाँ भी भाग करूंगा, तो एक आर से एक आर कट जाएगा, रह जाएगा आर डॉट आर वेक्टर अपॉन के आर स्क्वायर, ठीक है। ये मेरे पास डेटा इतना रह जाएगा, एम राइट, इतना डेटा मुझे मिल गया ये, ठीक है बेटा। लाइन पे ध्यान देना, ये माइनस है, बराबर का साइन ऐसे रहेगा। क्या चल रहा है अभी भी, ये डी वी वैक्टर अपॉन डी टी चल रहा है, ये ध्यान देना, डी वी वैक्टर अपॉन डी टी लगातार चलता जा रहा है,
ओके, यहाँ तक कंसेप्ट क्लियर हो गया? कहीं कोई मिसअंडरस्टैंडिंग तो नहीं है ना? चलिए नहीं है तो माइनस के एम एफ आर में ऐसे लिखूंगा, आर का स्क्वायर ऐसे रह जाएगा। और मेरे दोस्तों मैं इसको लिख सकता हूँ डी अपॉन डी टी आर वेक्टर अपॉन आर। जहाँ चले वहाँ पहुँच गए, जहाँ से चले वहीं वापस आ गए। आर वेक्टर अपॉन आर आ गया, आर वेक्टर अपॉन आर। अब आप सोच रहे होंगे सर इस सब की जगह, इन सब की जगह आपने ये डी अपॉन डी टी आर वेक्टर अपॉन आर क्यों लिखा? क्या आपकी सरकार चल रही है? नहीं चल रही है भाई। लेकिन ये जो डेटा है वो इसके बराबर है। कैसे, वो भी हम चेक कर लेते हैं। एक बार जरा ध्यान से देखना, मैंने जो लिखा है वो मैंने कुछ इस टाइप से लिखा है, डी अपॉन डी टी, ओके, और आर वेक्टर और 1 अपॉन आर, 1 अपॉन आर, ठीक है, ये करा मैंने। अब इसको मैं फर्स्ट मान लूँगा, इसको मैं सेकंड मान लूँगा, ठीक है। अच्छा ठीक है, तो सबसे पहले मैं सेकंड को ऐसे लिख लूँगा, फर्स्ट का कर दूंगा, ठीक है। चलो मेरी बात पर ध्यान देना, फर्स्ट का मैं कर दूंगा डिफरेंशिएशन, लेकिन फर्स्ट को मैं लिख लूँगा ऐसे, टी के सापेक्ष में है, आर के सापेक्ष में नहीं है ये। चलो तो ये आ जाएगा मेरे पास ए ऐसे करके आर वेक्टर, ठीक है, डी अपॉन डी टी हो जाएगा इतना डेटा। 1 अपॉन आर को मैं ऐसे लिख लूँगा। फिर से अगेन अब आर वेक्टर ऐसे लिख लो, लेकिन भैया सेकंड का कर दो, तो डी अपॉन डी टी और 1 बटा आर। अब भैया लाइन पे ध्यान देना, डी आर वेक्टर अपॉन डी टी, डी टी के सापेक्ष है, तो इसको आप आर वेक्टर डॉट लिख सकते हो। आप नीचे लगा लो डॉट के ऊपर लगा लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। अपॉन में मेरे पास आर ऐसी रह जाएगा, ठीक है, प्लस के आर वेक्टर। अच्छा इसका कितना हो जाएगा 1 बटा आर का, आर को ऊपर लेके जाओ, आर की घात माइनस के 1 हो जाएगा, तो ये आ जाएगा माइनस के 1 बटा आर स्क्वायर, ठीक है। यानी कि एन एक्स एन माइनस 1 का फॉर्मूला लगा दो आप, आर को ऊपर लेके जाओ, आर की घात माइनस के 1, माइनस 1 पहले लिखो, एक्स माइनस 1 माइनस के 2 नीचे आ जाएगा इतना। लेकिन फिर से अगेन क्योंकि टी के सापेक्ष में आर का एक बार और होगा, तो डी आर अपॉन डी टी। तो अब आर वेक्टर डॉट अपॉन आर ऐसे रह जाएगा, माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, ठीक है। ऊपर मेरे पास आर वेक्टर आ जाएगा, ठीक है, और लाइन पे ध्यान देना डी आर अपॉन डी टी, टी के सापेक्ष में, तो आर डॉट में लिख लूंगा इसको, और अपॉन में कितना रह जाएगा आर स्क्वायर। तो आर डॉट स्क्वायर यानी कि आर डॉट वेक्टर अपॉन आर, आर डॉट वेक्टर अपॉन आर, आर वेक्टर, ठीक है, आर वेक्टर डॉट आर वेक्टर आर डॉट अपॉन आर स्क्वायर, ठीक है। तो इस चीज को मैं ऐसे लिख सकता हूं, एम राइट? ओके, समझ में आ गया? ये उतार लेना कि साइड में काम आएगा आपके, ओके। चलिए हटा दो फिर इसको, ओके 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 ओके, इसका काम जो है हमारा तमाम हो गया भैया। इसको उतार लेना कहीं साइड में, इस तरह से कर सकते हो। अच्छा बेटा अब एक पॉइंट और मैं यहाँ लिखने वाला हूँ। आपको एक फॉर्मूला याद है, इनवर्स, जो मैंने बोला ना ये फॉर्मूला इनवर्स, यानी कि इनवर्स स्क्वायर फोर्स का सूत्र आपको पता है ना कितना होता है? नहीं पता है? अरे पता होगा यार, कैसे किसी बातें कर रहे हैं आप यार, है भैया। तो व्युत्क्रम वर्ग वल से, ठीक है, ओके ओके। इसका जो फॉर्मूला होता है मैं यहाँ लिखूंगा, यहाँ आ गया नहीं नीचे, इसको मैं इरेज कर दूँ, ठीक है, इसको भी कर दूँ इरेज, ठीक है ठीक है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लेना भैया बढ़िया करके, क्योंकि आपके काम की चीज़ है और बिना काम के तो मैं कुछ करवाता ही नहीं हूँ, मानो या ना मानो। अब हमारा फॉर्मूला, इसको आप इक्वेशन नंबर, ये जो चल रहा है ना हमारा, वो डी वी वेक्टर अपॉन डी टी के बराबर चल रहा है, इसको आप इक्वेशन नंबर 3 मान सकते हो, ठीक है। अच्छा ठीक है, ओके। अब इनवर्स व्युत्क्रम फोर्स यानी कि इनवर्स स्क्वायर फोर्स आपसे कहता है कि एफ आर जो होता है वो माइनस के, ठीक है, के अपॉन आर स्क्वायर के बराबर होता है, ठीक है। समीकरण 3 में रख दो, समीकरण 3 से, ठीक है, समीकरण 3 से, ओके ओके। तो जहां पर एफ आर है वहां पर माइनस के अपॉन आर स्क्वायर रख दूंगा मैं। तो भैया मेरे पास कुछ डाटा इस टाइप से बचेगा, माइनस के एम और माइनस के अपॉन के आर स्क्वायर, ठीक है, आर का स्क्वायर बचेगा और डी अपॉन डी टी, और यहां रह जाएगा आर वेक्टर अपॉन के आर, ठीक है। अब आर स्क्वायर से आर स्क्वायर हमारा कट के बराबर, माइनस माइनस प्लस, ये बचा हमारा एम के, ठीक है, और डी अपॉन डी टी, ठीक है, आर वेक्टर अपॉन में आर। और ये किसके बराबर चल रहा है भैया? ये चल रहा है हमारा डी बी वेक्टर अपॉन डी टी के, डी बी वेक्टर अपॉन डी टी के, ठीक है। अब क्या करूंगा मैं, अब क्या करने वाला हूं भाई, इस सबको बराबर के इधर लेके जाऊंगा, तो काय पहुंच जाएगा, ये माइनस में पहुंच जाएगा, ठीक है।
डी वी वेक्टर अपॉन के डी टी माइनस के एम के डी अपॉन डी टी, और ये आर वेक्टर अपॉन में आर ऐसे ही रहेगा, बराबर हो जाएगा हमारा कितना 0। ठीक है, अब यहाँ से मैं डी अपॉन डी टी कॉमन ले लूंगा, अंदर बचेगा बी वेक्टर माइनस के एम के डी अपॉन डी टी मैंने बाहर ले लिया है, और खाली रह जाएगा मेरे पास आर वेक्टर अपॉन के आर। ठीक है, और बराबर हो जाएगा मेरे पास 0। ओके सर, अब बी वेक्टर को मैंने क्या माना है, पी वेक्टर मल्टीप्लाई, यानी कि पी वेक्टर क्रॉस एल वेक्टर। तो बी वेक्टर को स्टार्टिंग में मैंने माना है पी वेक्टर क्रॉस एल वेक्टर, तो आप बी वेक्टर की जगह लगा सकते हो डी अपॉन डी टी पी वेक्टर क्रॉस एल वेक्टर माइनस के एम के, और आर वेक्टर अपॉन आर की जगह आप आर कैफ का यूज कर सकते हो। ठीक है, आर कैफ का यूज कर सकते हो, बराबर 0। अब आर वेक्टर अपॉन आर, आर कैफ क्या होता है, ये एकांक सदिश होता है, क्योंकि आप जानते हो कि आर कैफ जो होता है वो आर वेक्टर अपॉन आर के बराबर होता है। जल्दी यहाँ तक का स्क्रीनशॉट ले लो, मैं इसको यूज करने वाला हूँ। ठीक है, ओके ओके, समझ में भी आ रहा है या बस ऐसी भाई? अरे यार, इतना इजी टॉपिक आपको समझ में ना आए तो फिर किसको समझ में आएगा भाई। चलिए, अब जो ये वाला डेटा है, ये जो तुम देख रहे हो ना, यानी कि पी वेक्टर क्रॉस एल वेक्टर माइनस के एम के, ठीक है, माइनस के एम के आर कैफ। ठीक है, एक नियतांक है, एक नियतांक है जिसे हम क्या बोलते हैं, अरे भैया जिसे हम क्या बोलते हैं, जिसे लाप्लास रंगे लेंस वेक्टर कहते हैं, जिसे लाप्लास, ओके सर, लाप्लास, ठीक है, चलिए सॉरी, लाप्लास रंगे, ठीक है, लेंस वेक्टर कहते हैं, वेक्टर कहते हैं। ठीक है, इसे शो करते हैं हम ए वेक्टर से। ओके, इसे ए वेक्टर से दर्शाते हैं, इसे ए वेक्टर से दर्शाते हैं। ठीक है, तो ए वेक्टर जो है अब हमारा किसके बराबर आ गया, पी वेक्टर क्रॉस एल वेक्टर के माइनस के एम के और आर कैफ। ठीक है, माइनस के एम के आर कैफ, और यही क्या है हमारा मेन फॉर्मूला। ये क्या है, ये क्या बेटे, ये है। ठीक है, देखो शॉर्ट में लिखूंगा एल आर एल, यानी कि लाप्लास रंगे लेंस वेक्टर का क्या है, वेक्टर का, ठीक है, सूत्र है। ओके 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 ओके, तो एक नियतांक है पी वेक्टर क्रॉस एल वेक्टर माइनस के एम के आर कैफ की जगह आर वेक्टर अपॉन आर कैफ का यूज कर सकते हो। एक नियतांक है जिसे लाप्लास रंगे लेंस वेक्टर कहते हैं, इसे ए वेक्टर से दर्शाते हैं। तो ए वेक्टर बराबर इतना हो गया, और यही क्या है, एल आर एल मतलब लाप्लास रंगे लेंस वेक्टर का सूत्र है। ओके, अब नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको क्या पढ़ाने वाला हूँ, नेक्स्ट वीडियो में इसके यूज मतलब एप्लीकेशन पढ़ाने वाला हूँ। तो यहाँ तक आप कवर कर लें, इसके बाद मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट लेक्चर के साथ। थैंक्स।